हेलो गाइस। आज का हमारा चैप्टर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम ए टू जेड की बात नहीं करेंगे। आज पार्ट वन आया है, आज बेसिक चीज़ समझेंगे। ठीक है, आज मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आगे आगे बताते जाऊंगा। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अंडरस्टैंडिंग अप्रोच इंक्रीज करने के लिए, आपकी समझदारी को बढ़ाने के लिए आरबीआई के नज़रिए से। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका जो स्थापना हुई ना वो 1935 में हुई थी। वो एक सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, मतलब सभी बैंकों का एक बैंक होगा। आरबीआई की कार्य क्या है, रियलिटी में आरबीआई की जरूरत क्या है, देखो मैं बताता हूँ पहले इसकी। आरबीआई, इसको क्या, हिल्टन यंग, याद रखना, कमीशन की सिफारिश के आधार पर किया था। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक एक्ट कौन सा है, 1934। ठीक है, राष्ट्रीयकरण मतलब क्या है, राष्ट्रीयकरण क्या है, सभी तीन चार बैंकों को कंबाइंड करके एक बैंक बना दिया गया था, उसको राष्ट्रीयकरण किया गया। आगे बताऊंगा, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ अभी तो। ठीक है, 1949 में, 1 जनवरी 1949 को ये केंद्रीय बैंक के रोल में होता, एक रोल मॉडल के तौर पे करता है सभी बैंकों के। ठीक है, डिसीजन मेकिंग मतलब होता है, पॉलिसी बनाता है ये, और वो सभी बैंकों को मान्य होता है। हमारा दूसरा टॉपिक इसी पे, दूसरा पॉइंट ये है, भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर जो एक्ट है, इम्पोर्टेंट एक्ट, वो याद रखना। एक तो आरबीआई एक्ट 1934 है। ठीक है, और क्या, ये सारे एक्ट है ना, धीरे धीरे आगे आगे कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे, लेकिन इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। अभी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के फंक्शंस देखो। रियलिटी में आरबीआई को क्यों स्टेब्लिश किया गया था, इसका काम क्या है, देखो, मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट। ठीक है, देखो, इकोनॉमिक्स, एक देश की इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए दो सोर्स होते हैं, एक तो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है जो बैंकों के थ्रू चलती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी जो बजट के थ्रू चलती है, वो आगे वाले सेशन में देखेंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी एक बैंक टू दूसरे बैंक का कंट्रोलिंग सिस्टम दिखाता है, मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा इसका काम है इशू ऑफ करेंसी। ठीक है, करेंसी को प्रिंट करना, प्रिंट करने के बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना। अभी भारत में चार जगह है, चार स्थान पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सिक्के की अलग होती है और नोट की अलग है, यह आगे वाले चैप्टरों में समझेंगे अभी। ठीक है, और इसका पता है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करना, मतलब कि आरबीआई का रोल क्या रहेगा सरकार के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में क्या रोल रहेगा, ये भी आगे समझेंगे हम। ठीक है, इसको गवर्नमेंट मतलब चीज़ों की सेल बैक उधार देना, सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन की बात करता है ये सुपरविजन, मतलब सुपरवाइजर के तौर पे सॉरी, सुपरवाइजर के तौर पे भी देखेंगे हम। कैश रिजर्व मतलब फॉरेन चीज़ है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की करता है, मतलब कैश रिजर्व रेशो, ये चीज़ों को देता है। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, ठीक है, देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आरबीआई का रोल की बात करते हैं। लेकिन आज जो हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो लगभग मॉनेटरी पॉलिसी है, ये आगे वाले आने वाले चैप्टरों में हम आने वाले दिनों में करेंगे। सॉरी, अभी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी पे ध्यान देंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में रियलिटी में होता क्या है, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, रियलिटी में मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। देखो, फंक्शन ऐसे काम करता है, जब आरबीआई कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू होता है। जब सरकार, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है ना, वो फिस्कल पॉलिसी के तहत होती है। देखो, पहले आम भाषा में स्टेप बाय स्टेप देखो। पहले मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, किसी देश के केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई, भारत में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द्वारा अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स में पैसों की मतलब सप्लाई करता है, मनी की सप्लाई, मनी की सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट लोन को नियंत्रण करने की पॉलिसी बनाता है। समझ आ गया आपको। समस्या क्या आती है, जो पैसे ज़्यादा हो जाता है मार्केट में, सब तो सबके पास कैश होगा, सबके पास लिक्विडिटी मनी होगी, तो अधिक मांग करेंगे। जब आपके पास पैसे ज़्यादा रहेंगे ना, तो आप उस चीज़ की वैल्यू 10,000 रुपये हो तो भी आप परचेज कर लोगे, तो इन्फ्लेशन, महंगाई बूम हो जाएगा। ये आगे समझाऊंगा कैसे। और समस्या, बहुत कम पैसे हैं तो खरीदार कम होंगे, खरीदार होंगे तो दुकानें ठप हो जाएगी, दुकानें ठप आए तो मंदी आ जाएगी।
ठीक है, ये बाजार में लिक्विडिटी की बात करता है। अगर लोगों के पास ज़्यादा लिक्विडिटी पैसे क्या होता है, जब आपके हाथ में मनी हो। लिक्विडिटी मनी का मतलब होता है आपके बैंक में ना रह के आपके हाथ में हो, जो कैश के रूप में आपके पास पैसे हैं। या फिर देखो स्टेप 3 क्या कहता है, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ अभी, बाद में हम धीरे धीरे पटरी पर आएंगे। पहली बात है को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखो रियलिटी में इस चीज़ का डिसीजन करने के लिए कुछ तो लोग होंगे ना, उसके लिए वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसको कब बनाया गया था, 2016 में बनाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से इस कमेटी में बैठते हैं और 3 सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होता है। सेंट्रल सरकार है ना, वो अपने 3 सदस्य भेजती है, ये 6 लोग हो जाते हैं। लेकिन देखो इसके अंदर जो चेयरमैन होता है ना, वो ऑटोमेटिकली कौन बन जाता है, जो आरबीआई के गवर्नर है ना, वो इसका चेयरमैन बन जाता है। दूसरी बात, इसके पास वोटिंग पावर 7 होती है। वोटिंग पावर 7 होने का मतलब याद रखना, जो चेयरमैन है ना आरबीआई का, जो गवर्नर है, जो कि इस कमेटी का अध्यक्ष बन जाता है, उसके पास 2 होती है। एक तो इस कमेटी का सदस्य है, एक दूसरा इस कमेटी आरबीआई का गवर्नर है, और दूसरी इसकी अध्यक्षता के तौर पे उसके पास 2 राइट होते हैं, यानी कि 2 पावर होती है, यानी कि 2 वोट के राइट होते हैं उसके पास। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आरबीआई गवर्नर। देखो वर्ष में कम से कम 4 बार, यानी कि हर 2 महीने में इसकी समीक्षा करना अनिवार्य तौर पे माना जाता है। भाई 2 महीने के अंदर इसकी बैठक हो जानी चाहिए। इसका टारगेट कहता है सीपीआई इन्फ्लेशन। सीपीआई इन्फ्लेशन क्या है, खुदरा महंगाई। देखो खुदरा महंगाई, सीपीआई इन्फ्लेशन बाद में बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। देखो ये आरबीआई की बात कर रहा हूँ, तो आरबीआई क्या करता है, कमेटी के अंदर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये खुदरा मतलब 4%, ये 4% के आसपास, यानी कि 2% ज़्यादा, यानी कि 6 और -2, 2 के और 6 के बीच में प्लस माइनस करके इसके बीच में इन्फ्लेशन रखता है। यानी कि 2 और 6 के भी दायरे के अंदर इन्फ्लेशन देश के अंदर होना चाहिए। अगर 6 से ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है तो वो एक मंदी की राह पे चला जाता है। तो इसको चीज़ को कंट्रोल करना इस कमेटी की है। और 2 से कम हो जाती है तो भी इस कमेटी का योगदान रहेगा कि इस चीज़ को कम करने की। मॉनेटरी पॉलिसी, अभी हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है दोस्तों। अब देखो टूल 2 प्रकार से हैं, इसके 2 टाइप है। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, गुणात्मक और मात्रात्मक। हम पहले बात करेंगे ये चीज़ें। ठीक है, क्वांटिटी टूल में क्या होता है, जो कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, तो ये चीज़ें सारी हम पढ़ेंगे, इसके फंक्शन पढ़ेंगे भी क्या कैसे काम करता है, और इसका फंक्शन हम इसी वीडियो के अंदर आगे पढ़ेंगे। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट कर लेंगे। पहले बेसिक चीज़ें ये देखो, एनडीटीएल क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। पहले सिंपल चीज़ें देखो क्या होता है एनडीटीएल। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, यानी कि आरबीआई के पास कैश के रूप में, देखो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड रुको बस दोस्तों। ऐसा है, ये हमारा है बैंक, ठीक है, और ये हो आपने बैंक में 100 रुपये जमा करवाए, 100 रुपये जमा करवाए, कोई भी बैंक मान लीजिए जो आपकी नियरेस्ट है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक। उसने क्या किया, जैसे एसबीआई मान लीजिए, ये एसबीआई है या फिर एचडीएफसी, जो भी बैंक है, उसने क्या किया, जो आपने 100 रुपये इसमें कैश डिपॉजिट करवाए ना, सीआरआर क्या होता है, यानी कि इसके अंदर जो 4.50 दे रखा है, 4.50 हम 5 मान लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। 5 ये एक रेटिंग होती है भाई, 5%। 100 रुपये पे 5%, ये जो आपकी नियरेस्ट बैंक है ना, जो कमर्शियल बैंक है, ये 5% सेंट्रल सरकार यानी सेंट्रल बैंक को, सॉरी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई को देगा। यानी कि 100 में से 5 रुपये, ये जो 5% के अकॉर्डिंग आरबीआई कैश रिजर्व रेशो ये होता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो 5% ऊपर वाले बैंक के दे देते हैं। तो बच्चा हमारे पास 95। दूसरे नंबर आता है एसएलआर जैसे 18% है इसके अंदर। तो इसमें लिक्विडिटी एसेट होती है, मतलब इसमें से ये बैंक अपना दिवालियापन हो जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए कि अगर भविष्य में इसके पास पैसे न रहे तो इससे पैसे देने के लिए वो अपना 18% निकाल लेता है। देखो जो 100 रुपये हैं, इसमें से सीआरआर कितना हो गया, सीआरआर हो गया 5 रुपये। जो बैंक है उसने
कैश रिजर्व रेशो के तौर पे सेंट्रल बैंक को यानी कि आरबीआई को दे दिए, तो ये बच गया 95। 95 में से ये क्या क्या अपनी एसएलआर क्या होता है कि बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसे रख लेता है। तो इसमें से मान ली इसने 18 रेट चल रहा है तो 18 रुपये रख लिए। 18 रुपये रखने के बाद में जो बचा है 77, एक सेकेंड रुको, उसके बाद में जो 77 रुपये बच्चे हैं ना, इसमें से फिर आपने जो डिपॉजिट कराया है उसमें 100 रुपये जो डिपॉजिट कराने के बाद 77 रुपये बचे, ये फिर आगे लोन देगा और इस पे इंटरेस्ट कमा के अपनी अर्निंग करेगा ही। ठीक है, इस चीज़ को ही कहते हैं कुल मिला के। आपने समझा प्रोसेस, नहीं समझा तो आगे सारे एग्जाम्पल क्लियर करा देंगे। जो शेष बच्चा है ना 77 रुपये, 77 रुपये, वो जनता को लोन के रूप में दिया जाता है। जो लोन के रूप में दिया जाता है ना, उसी पर बैंक क्या इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है, इंटरेस्ट कमा के अपना प्रॉफिट कमाता है, इसी को ही कहते हैं। अभी देखो क्या होता है जमा प्राप्त होना, इसका मतलब क्या होता है एन, जो NDTL है ना, जब बैंक में जनता पैसा जमा कराती है, वो सेविंग अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, एफडी हो सकती है, तो उसको बैंक को नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज कहते हैं। ठीक, मान लीजिए इसमें 100 रुपये, ये मैंने आपको बता दिया क्या सिस्टम होता है क्या नहीं। जो लीनिंग बचेगी ना, जो लास्ट में जो ऋण के तौर पे दिया जाता है वो 77 हो गया। समझ आया कुछ? अभी टूल्स के देखो, इसके अंदर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो होता है क्या, रियलिटी में है क्या भाई, कैसे फंक्शन करता है, मैं आपको इजीली बताऊंगा, बस आप मेरे शब्दों को पकड़ के रखना। कैश रिजर्व यह न्यूनतम राशि होती है, एक मिनिमम ऐसी राशि होती है जो प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, जो अपनी कुल जमा राशि का, जो जितना कुल जमा राशि जैसे 100 रुपये आए थे, NDTL में से कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। दूसरी बात, इस पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक जो नीचे वाले बैंक है उसको किसी प्रकार का लोन पे, यानी कि वो उसको 100 रुपये में से 5 रुपये जब कैश रिजर्व के तौर पे रखेगा तो आरबीआई उस बैंक को किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देगा। समझ आ गई? ध्यान कर लेना। देखो काम कैसे करता है, इस पे कोई ब्याज नहीं देता आरबीआई, कैश रिजर्व रेशो पे कोई भी ब्याज नहीं देता, लोन नहीं दे सकते। जो अपने 5% आरबीआई के पास जो पैसे रखे ना, उनमें से वो 5% पे लोन नहीं दिया जाता, क्रेडिट नहीं दे सकते आप लोग। ये काम क्या करता है, इसे एक तो देखो क्या होता है, अचानक जो जमाकर्ता द्वारा पैसा निकालने पर बैंक को दिवालिया होने से बचाता है। ठीक है, रियलिटी में बहुत सारे बैंक है जो दिवालिया हो जाते हैं, तो दिवालिया की कुछ भरपाई पूरी करने के लिए यह जैसे सिक्योरिटी मनी के तौर पे मानी जाती है। और लिक्विडिटी नियंत्रण, मतलब कि रियलिटी में आपको मैं फंक्शन बताऊंगा नीचे, ठीक है, इस पॉइंट के बाद में। लिक्विडिटी मतलब तरलता को नियंत्रण करने के लिए होता है। CRR और SLR रियलिटी में शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में जल्दी से जल्दी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 टूल्स माने जाते हैं। देखो एक एग्जांपल है कि राहुल ने ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में 10,000 रुपये जमा करवाए। वर्तमान में CRR मतलब 4.5% है, तो 10,000 का 4.5% रेटिंग चल रही है, जो आरबीआई डिसाइड करता है, उसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, इसी हिसाब से 450 रुपये सीधे निकाल लिए तो आरबीआई के खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं वो लोग। जो सेकंड स्टेप, SBI इस 450 को किसी भी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को लोन नहीं दे सकती, SBI इसे लोन नहीं दे सकती। थर्ड स्टेप क्या होगा कि SBI के पास में अभी 10,000 में से 450 घटाने पे बच्चे पैसे है ना, उसमें से SLR को अलग रखने की, SLR के आगे बताऊंगा अगला क्या होता है, लेकिन ये देखो दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ रहते हैं। उसको उसमें से भी SLR को अलग रखा जाता है, लेकिन CRR होता है ना, ये सेंट्रल बैंक में जमा कराता है, और SLR होता है ना, वो बैंक खुद अपने पास सिक्योरिटी मनी के तौर पर रख लेता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया क्या होता है, NTL बता दिया, नगद आरबीआई के पास जमा करवाते हैं उसी को, तो इस बैंक पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ठीक है, SLR इसकी बात करता हूँ। NDL वह देखो, NDTL वह राशि है, इसका वह परसेंट की बात कर रहा है जो लिक्विडिटी कैश के रूप में, गोल्ड रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में। देखो कैश CRR इसके नाम में ही आता है, कैश रिजर्व रेशो, सिर्फ ओनली कैश के रूप में ही हम पेमेंट करते हैं। जो
नीचे वाले बैंक है वो ऊपर वाले बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक को कैश के रूप में देता है। और जो अपने पास जो एसएलआर रखता है ना वो किस किस रूप में रख सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैश के रूप में रख सकता है, ये गोल्ड के रूप में रख सकता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में रख सकता है। दूसरी बात, इस पर इंटरेस्ट होता है। अगर एसएलआर अपने पास जमा कर रहा है ना पैसा, गोल्ड रख लिया, तो उस पर उसे इंटरेस्ट मिलता है। सीआरआर पैसा आरबीआई के पास जमा करवाते हैं, ये मैंने सब बता दी। देखो फंक्शन कैसे काम करता है, अभी रियलिटी में है क्या, इस चार्ट को मैं एक बार बाद में बताऊंगा। देखो क्या है आरबीआई के काम कैसे करता है सीआरआर, ये देखो आरबीआई का मैं तो देखो मैं बताऊं, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको मैं। ये हमारा बैंक है यानी कि आरबीआई है, उसने क्या किया, हर 100 रुपये पे 100 रुपये पे 5% सीआरआर और 10% एसएलआर या एक सेकंड रुको आप, धैर्य रखो, धैर्य दोस्तों, ठीक है। ये हमारा बैंक है, ठीक है, यानी कि आरबीआई है। इसमें क्या किया, इस आरबीआई ने डिसीजन लिया कि हम ना 100 रुपये पे, ठीक है, जो सीआरआर, जो हमारा सीआरआर है ना वो 5% रहेगा, ठीक है, और जो एसएलआर है ना वो हमारा 10% रहेगा। मान लीजिए 10%, एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंडिंग अप्रोच बनाने के लिए, ठीक है, इतना कंसेप्ट याद रख लेना। उसके बाद में क्या करता है कि सीन अभी मार्केट में ऐसे देखो 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये पे कैश रिजर्व रेशो पे इसमें से 5% ये कट गया, ठीक है, और 10% ये कट गया, इसमें टोटल मान लो 15 रुपये कट गए, तो 85 बच गए। मतलब समझो, मैथ पे मजा, इस पे देखो 85 बच्चे ना, 85 से फिर वो लोन दे सकता है, ठीक है, वो लोन देगा, लोन से इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे ही ये 10% से 20% कर दिया, मान लो इसका एक फंक्शन 20% कर दिया, तो 25 रुपये हो गए यहाँ पे, ठीक है, 20 ये और 5 ऑलरेडी पहले थे, 25 रुपये हो गए। तो ये हमारे पास कितना बचा, ये बचा 75। तो जो नीचे वाले बैंक है ना वो उनके पास पहले 85 रुपये थे जिससे वो लोन देते थे, ठीक है, यानी कि मार्केट में पैसा ज़्यादा जा रहा था, मार्केट में पहले पैसे ज़्यादा जा रहा था, लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आ रहे थे क्योंकि लोन कम इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा हो गए। तो ये क्या होता है, ज़्यादा पैसे जाएंगे ना तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमारी क्या इन्फ्लेशन है ना वो इंक्रीज हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि हमारे एसेट तो हमारे पास एक है, मान लो 100 बाइक है, ठीक है, इसको हज़ारों खरीदने वाले हैं, तो सबके पास पैसे आ जाएंगे ना, तो वो उस बाइक को या फिर कुछ भी चीज़ें खरीदने की तत्परता जल्दी दिखाएंगे, तो इस चीज़ से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात कंट्रोल क्या है, अगर हमारे मार्केट में 75 आए, मतलब कि सरकार ने ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ठीक है, जब सीआरआर बढ़ जाता है ना तो बैंकों के पास लोन देने की योग्यता ना वो घट जाती है, ठीक है। जैसे ही इसने क्या किया, 10% से 20% किया, तो ये लोन देने की प्रवृत्ति ना 75 रहेगी, यानी कि जो लोन दे सकते हैं ना वो 85 से 75 पे आ गया, तो बाज़ार में कम पैसा जाएगा, बाज़ार में कम पैसा जाएगा तो कम इसका प्रभाव कम होगा तो इन्फ्लेशन को नियंत्रण होता है। तो नतीजा क्या होगा कि लोगों के पास कम पैसे रहेंगे तो वो जल्दी ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदेंगे, जिससे ना इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। लेकिन ये बता दूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए थोड़ा इन्फ्लेशन होना ज़रूरी होता है। अब जैसे सीआरआर घटा, मतलब मैंने कहा सीआरआर 10% है ना, यहाँ पे 10 था, ये 5 हो गया, ये 5 पहले 5 था, ये एक और 5 हो गया, टोटल हो गया 10। तो यहाँ पे ये काट दो, ये हो गया 5 हमारा एसएलआर, तो दोनों मिला के हो जाएंगे 10 हो गए ना, 5 ये और नया अपडेट आया तो 5 ये, तो 10 हो गए। तो हमारा पहले कितने रुपए थे, 100 रुपये थे, ठीक है, अभी उसमें से अगर 15 था जा रहा तो 85 बच रहे थे, 85 बच रहे थे, और इसमें 75 बच रहे थे। अब रियलिटी में क्या है, जो हमारे पास 100 रुपये ना उसमें से सरकार ने क्या है सीआरआर घटा दिया, सीआरआर घटा दिया या फिर एसएलआर, कुछ भी रख सकते हो, इस दोनों टूल यहाँ पे सेम पुट होंगे और दोनों का फंक्शन भी एक होगा। तो एसएलआर घटाने पे, एसएलआर घटा दिया 5, तो सीआरआर ऑलरेडी था, एसएलआर घटा दिया यानी कि 10 से 5 हो गया, तो ये बचा 90,
तो 90 तो मार्केट में पैसे ज़्यादा आ गए, तो कैश लोगों के पास ज़्यादा बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम हुआ क्योंकि लोगों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो हमारे पास पैसे भी हैं तो हम कम इंटरेस्ट पे ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो लोग ज़्यादा लेंगे, तो ये मंदी का हालात तो हो जाते हैं, समझे। देखो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, जब ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखता है, मतलब क्या मैं बता रहा हूँ आपको। आरबीआई है और ये बैंक अपना एसबीआई, ठीक है। इसमें क्या ब्याज दर क्या, आरबीआई बैंक को अल्पकालीन यानी कि इसको शॉर्ट टर्म लोन देता है, इसमें शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, मतलब कि एसबीआई को पैसे की ज़्यादा जरूरत पड़ गई, ज़्यादा जरूरत पड़ने पर ये आरबीआई के पास जाएगा, कहीं से नहीं मिले पैसे, भाई मेरे को पैसे चाहिए, तो आरबीआई बोलेगा तुम हमारे पास क्या गिरवी रख सकते हो, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड होते हैं, कुछ भी है, तो ये अपने सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवा दे, तो आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे देता है, ठीक है। ये ज़्यादातर 14 दिन, 2 दिन, 1-2 दिन के लिए होता है, ठीक है। रेपो रेट से होगा क्या, अभी इसका फंक्शन किस होता है, ये लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए टूल्स माने जाते हैं वैसे तो। रेपो रेट बढ़ा यानी कि पहले ना 10% था, 100 पे 10% देते थे, बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या कि सरकार ने जैसे ये इंक्रीज हुआ ना, मतलब 100 पे अभी ये 15 देने लगे, ठीक है, मतलब पहले 10% था, अब 15%, तो बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो गया, पहले 90 रुपये होते थे, अभी 85 हो रहे हैं, तो जनता के लिए लोन भी महंगा हो जाएगा, ठीक है। लोन होगा तो डिमांड कम हो जाती है, ये ऐसे फंक्शन करते हैं। देखो रिजर्व रेपो रेट यानी कि उसका उल्टा, ब्याज दर जिस जिस बैंक में अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास जमा कराते हैं तो आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। देखो क्या होता है, बहुत सारे बैंकों के पास, जो बड़े बैंक होते हैं उसके पास कैश लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाते हैं। देखो किसी बैंक का ये अपना एसबीआई है, एसबीआई के पास बहुत सारा लोगों ने जमा करवा दिया, पैसे बहुत जमा हो गए, और इतना पैसे वो लोन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा, वो लोन नहीं दे पा रहा इतना, तो उसको तो घाटा हो रहा ना, क्योंकि लोगों ने तो पैसे जमा करवा दिए, तो एसबीआई तो उस पर लोन दे रहा है, लेकिन वो लोन इतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, मार्केट में लोन ले नहीं रहे लोग क्योंकि पैसा ज़्यादा है, तो वो क्या कहता है, वो उस पैसे को आरबीआई को दे देता है, और आरबीआई को इंटरेस्ट पे दे देता है, भाई मेरे पास पैसे ज़्यादा है, ये आप ले लीजिए, उसका उल्टा हो जाता है, ये आरबीआई को दे देता है, तो इसको कहते हैं, तो ब्याज दर पे इस पे अतिरिक्त जो पैसा है ना वो आरबीआई के पास जमा कराते हैं, आरबीआई होने पर ब्याज देता है। और रिजर्व एक आर हटा दें हम, जो कि ऊपर वाला टूल्स की बात है रिजर्व रेट, तो आरबीआई से लोन लेते हैं, ध्यान रखना बस ये चीज़ें। ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये क्या होता है, बिना किसी, ये क्या सिक्योरिटी की बात कर रहा है, को गिरवी रखे बैंक द्वारा अपने सरप्लस पैसा होता है ना वो आरबीआई को जमा कराने की व्यवस्था होती है। मतलब क्या होता है, बिना किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं होती, बैंक द्वारा अपना जो सरप्लस होता है, बैंक अपना बैलेंस बनाता है ना, बैलेंस को इक्वल करता है, तो उसका डेबिट क्रेडिट होता है। तो सरप्लस होने का मतलब है कि उसके पास पैसे प्रॉफिट में चल रहा है, तो कुछ पैसा है ना वो आरबीआई को जमा करवाने की व्यवस्था को कहते हैं। अभी हम करेंगे रेपो रेट। अभी देखो अभी सारी चीज़ ब्रीफ से समझाता हूँ मैं सारी चीज़ें। जो ये रेपो रेट है ना, मैंने ये बताया था रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई से कोई बैंक शॉर्ट टर्म के लिए जब लोन लेता है, 14 दिन, 12 7 दिन, 8 दिन, जितने भी शॉर्ट टर्म के लिए, तब ये उस पर इंटरेस्ट लेता है, कौन, आरबीआई, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन होता है, और बैंक तो जब लोन देता है और जिसपे इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो वो बैंकों को एक अपना ज़्यादा हिस्सा जो लोन लिया है को कर्ज महंगा हो जाता है। इसका मतलब ये समझो, जब बैंकों को लोन दिया जाता है तो बैंक का एक हिस्सा जो इंटरेस्ट के तौर पे आरबीआई को दिया जाता है, जो बैंक है ना ये इंटरेस्ट के तौर पे एक बड़ा हिस्सा आरबीआई को इंटरेस्ट के तौर पे देगा, उसमें से बचे हुए पास को जनता के लिए लोन होगा, तो जनता के लिए महंगा लोन मिलेगा क्योंकि बैंक के पास लिमिटेड पैसे हैं, ठीक है। तो वो इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, क्योंकि उससे भी ऊपर इंटरेस्ट रेट देना होता है, उसमें से भी प्रॉफिट निकालेगा वो। अगर रेपो रेट कम हो जाए तो बैंकों के लिए कर्जा सस्ता हो जाता है। कैसे होता है, लोन है ना वो पहले 100 रुपये पे मान लीजिए 20% इंटरेस्ट का चला जाता था, 80 रुपये थे जो कि मार्केट में जाता था, अभी क्या 10 हो गया, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 10 रुपये हो गया, तो मार्केट में कितना जाएगा, अभी 90 रुपये, तो डिमांड बढ़ जाती है इसकी लोन की, क्योंकि लोन सस्ते हो जाते हैं।
रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, उसका उल्टा होता है। जब बैंक के पास पैसा आ जाता है ना, बहुत सारे पैसे आ जाने के कारण वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते लोन के तौर पे किसी भी प्रकार से, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे आने के कारण, क्योंकि उसको इंटरेस्ट जो लोगों ने जमा कराया, एफडी कराया, सेविंग कराया, करंट कराया, उन पे तो उनको तो उस पे तो इंटरेस्ट देना होता है। इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट का रूप बदलने के लिए वो क्या करता है, आरबीआई को ही पैसे दे देता है। भाई आप मेरे को, आरबीआई को पैसे दे देता है एज ए लोन, और उस पे लेता है इंटरेस्ट। ये सेम चीज़ें इस पे अप्लाई होते हैं। ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है, इसके अंदर क्या होता है, बिना सिक्योरिटी के जो बैंक है ना, बैंक के सरप्लस फंड होता है उसके पास, तो सरप्लस फंड होता है ना, वो बिना सिक्योरिटी के आरबीआई को लोन दे देता है। एक प्रकार से अतिरिक्त पैसा होता है, वो गिरवी के तौर पे आरबीआई के पास जमा करवा देता है। ठीक है, इसका ये सेम ही होता है प्रोसेस भी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, जब वन नाइट के लिए होते हैं, याद रखना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, MSF रेट क्या होता है, आरबीआई जरूरत के समय इमरजेंसी बैंकों को रेपो रेट की ऊंची दर पर लोन देता है। किसी भी बैंक को रात एक ओवर नाइट के लिए, एक रात के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई इमरजेंसी के लिए, तो वो आरबीआई से पैसे मांगेगा। जो पैसे मांगेगा ना, तो इस रेपो रेट, ये दिखाई दे रहा है ऊपर पॉइंट 3 में, रेपो रेट में जो इंटरेस्ट रेट था ना, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेता है इससे, ओवरनाइट के लिए होता है। ये मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, एक अल्पकालीन इमरजेंसी के लिए आरबीआई से लोन लेता है, मैंने बता दिया। बैंक रेट क्या होता है, एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है बैंक का, जिसे आरबीआई बिना किसी सिक्योरिटी के दीर्घकालीन होता है ना, डिस्काउंटिंग के लिए क्रेडिट या फिर लोन देता है। ठीक है, देखो आरबीआई से लोन देता है बिना सिक्योरिटी की तरह। ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन क्या होता है, जब आरबीआई आरबीआई जब आरबीआई डायरेक्ट बैंकों के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, अभी क्या करता है आरबीआई ना, इन्फ्लेशन के तौर पे भी देखो, जब आरबीआई के पास पैसे, मतलब आरबीआई को पैसे की नीड होती है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो बेचता है। ठीक है, इनके साथ बेचता है ना, तो जो 100 रुपये की चीज़ है ना, वो 110 रुपये का सिक्योरिटी बेचता है, उसके बदले 100 रुपये लेता है। जो जब वापस रीसेल करते हैं ना, तो 110 रुपये उसे दे देता है। तो मान लीजिए कोई बैंक है, इसको बैंक क्या क्या इसके पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगा, एज ए मतलब एग्रीमेंट होता है, ऐसे पे दे देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसके बदले में जितने भी 50 कर दे, एक प्रकार से शेयर मार्केट मान लीजिए ये बैंकों का। तो बाद में बैंक है ना, उस सिक्योरिटी को, बॉन्ड को खरीदने के बाद उसका पर बॉन्ड के हिसाब से 100 रुपये है, तो उसे पेमेंट कर देगा आरबीआई को। 3 महीने बाद जितना भी एग्रीमेंट होता है, उसको वापस 110 रुपये जब ये बेचता है आरबीआई को, ये एग्रीमेंट यानी कि बॉन्ड सिक्योरिटी, तो आरबीआई उसे पैसे दे देता है। ये ऐसे फंक्शन काम करता है, ये डायरेक्ट आरबीआई की और टील है। मैंने ये चीज़ बता दी कि ये चीज़ बता दी। ओपन मार्केट ऑपरेटिंग क्या होता है, खरीद और बिक्री के बीच में होता है। आरबीआई खरीदेगा तो बैंकों के पास जो पैसा है ना, वो बढ़ता है, तो इससे लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो आरबीआई खरीदता है ना, तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आरबीआई ने पैसे दे दिए, पैसे बैंकों को दे दिए और अपनी सिक्योरिटी वापस खरीद ली। तो बैंक के पास जो पैसे आए ना, वो अपना लोन के तौर पे मार्केट में उतारेगा, तो लिक्विडिटी यानी कि लोगों के पास में लोन सस्ते हो जाएंगे और मार्केट में पैसे अवेलेबल हो जाएंगे। और जब आरबीआई सेल करता है, तो बैंकों में पैसा होता है ना, वो बैंक का अपना पैसा ना आरबीआई को लोन देने की बजाय वो पैसा आरबीआई को एज ए सिक्योरिटी के रूप में दे देता है और उससे पैसे ले लेता है। इससे लिक्विडिटी कम हो जाती है, क्योंकि लोन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। ठीक है, मार्केट स्टेबिलिटेशन सॉरी स्टेबलेशन ऑफ स्कीम क्या होती है, जब विदेशी डॉलर्स होते हैं ना, उसके फ्लो के कारण जो इन्फ्लेशन या तरलता या लिक्विडिटी फैलती है ना, उसको सोखने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी की जाती है। ठीक है, जो एक बात देखो, वेरिएबल, सिर्फ वी का मतलब होता है वेरिएबल। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में ना, फिक्स रेट की बजाय इसमें क्या होता है, नीलामी होती है, ऑक्शन होता है, और ये एक वेरिएबल रेट होता है। सेम चीज़ होती है, लेकिन वेरिएबल होता है, फिक्स रेट नहीं होता। देखो LTR, लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन क्या होता है, रेपो ऑपरेशन क्या, 1 से 3 साल के लिए रेपो रेट की लंबी अवधि के लिए फंड दी जाती है। ठीक है, और टारगेट बेस होता है। ये TLTRO क्या होता है, ये इसके एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए होता है, जैसे कि ऑटो में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, तो इस स्पेशल लोन दिए जाते हैं, उसी फील्ड में ये लोन दिए जाते हैं। ठीक है, मैंने ये बता दिया, वेरिएबल बता दिया, MSS बता दिया। अभी कहते हैं क्वालिटी टूल्स की, हमने अभी बताई क्वांटिटी टूल्स की, अभी बात करें क्वालिटी टूल्स की। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, क्वांटिटी टूल्स होता है, एक क्वालिटी टूल्स। हमने ये सारी बातें कर ली। अभी क्या होता है, इनका फंक्शन देखते हैं, ये क्या चीज़ है रियलिटी में। जो ये क्वालिटी टूल्स है ना, इसका मतलब क्या है, गुणात्मक उपकरण। जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि लोन राशि गिरवी रखकर, देखो मैं बता दूं, अभी क्या किसी बंदे को पैसे की जरूरत है, तो वो बैंक में जाएगा। जो बैंक में जाएगा ना, तो वो मान लीजिए अपनी कोई ज़मीन, कुछ भी लैंड गिरवी रखेगा, वो मान लीजिए 100 रुपये की है, 100 रुपये की है ना, तो मार्जिनल 20 रुपये मान लो, तो 20 रुपये है, तो इसको घटाने पे उस बंदे को 80 रुपये का लोन दिया जाता है। ये मार्जिन बढ़ा के 40 रुपये कर दिया,
तो कि किसी को 100 मतलब कि 100 रुपये की ज़मीन है, किसी ने गिरवी रखी, तो उसमें 40 रुपये मार्जिन काट के 60 रुपये का ही लोन दिया जाता है। इस प्रकार की चीज़ें होती है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो मोरल क्या होता है, मोरल दबाव क्या होता है, मतलब बैठक होती है, सलाह होती है, ठीक है, उसको एडवाइस दी जाती है, वैसे काम को ऐसे से हैंडल कर, गाइडलाइंस दी जाती है, उसको कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, ठीक है, उसको लीगल एक्शन हो गया, इस प्रकार की चीज़ें होती है इसके अंदर। पीसीएल क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, किसी लोन कितनी सीमा में तय करना होता है, मतलब किस क्षेत्र में जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है, मतलब कि इसमें एग्रीकल्चर में जाएगा, शिक्षा में जाएगा, ये डिसाइड करते हैं किस फील्ड में कौन सा लोन जाएगा, ठीक है। ये मैंने सारे आपको बता दिए कैसे काम करता है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, जब बैंक हो ना, उसका जो सिविल कोड होता है, हमारा सिविल होता है, सिविल क्या होता है, सिविल हम लोन लेते हैं ना, वो लोन लेते हैं, वो सिविल अच्छा है या बुरा है, ठीक है, अच्छा लोन है तो अच्छा से लोन मिल जाता है, अगर सिविल रेटिंग आपकी कमज़ोर है तो आपको लोन कम मिलता है, ठीक है, ये चीज़ें सारी होती हैं, ठीक है। बैंक होता है, उसका मार्जिनल सिस्टम बता दिया, अभी किस फील्ड में कैसे काम करेगा, उसी क्षेत्र में विकास और डेवलपमेंट के लिए दी जाती है, ठीक है। ये चैप्टर, हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अब मैं बता देता हूँ CRR और SLR। जब CRR बढ़ता है ना, SLR दोनों बढ़ते हैं, तो मार्केट में पैसे कम हो जाते हैं, ये उल्टा पोजीशन में काम करता है, याद रखना। मार्केट में पैसे कम हो जाते हैं, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने, अरे ये कम हो जाता है तो मतलब कि बैंक CRR का कुछ हिस्सा पहले ज़्यादा रखना पड़ता है, इसमें अभी कम रखना पड़ेगा, अभी मार्केट में पैसे जल्दी लोन के तौर में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये कम होता है ना, तो इसका मतलब लोगों के हाथ में पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो अपना डिमांड के अनुसार चीज़ें खरीदने स्टार्ट हो जाती है, जिससे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ बेसिक चीज़ें, देखो क्या है। कहाँ गया भाई दोस्तों, एक सेकंड रुको। देखो अभी हमने क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट किया है, तो मैंने ये बता दिया। अभी इस चैप्टर में हमने यही एंडिंग करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बता दिया। आगे जो चैप्टर होंगे उनमें सारे ये चैप्टर करवा दूंगा, अगले 2 वीडियो के अंदर या फिर एक वीडियो में सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। तो इशू करेंसी के मतलब बता दूँ कैसे पढ़ेंगे। जैसे कॉइन एक्ट 2014 आया था, कॉइन एक्ट में इसके अंदर बताएंगे कि आप है ना दुकानदार को कितने कॉइन्स दे सकते हो, तो मैं आपको कानून के तहत बता रहा हूँ। आप 1000 सिक्के तक ले जा सकते हो, ठीक है, आप उसे देते हैं तो वो मना नहीं कर सकता 1000 तक सिक्के लेने से। अगर 1000 से 1100 रुपये सिक्के आप देखे हो, जैसे आपने वीडियोस देखी होगी, वो सारी रील्स होती है, वो बहुत सारे बैग में कॉइन्स ले जाते हैं, दुकान में चीज़ें परचेज करते हैं, तो लेकिन ये वो लेने से मना कर सकता है। अगर 1000 से ज़्यादा कॉइन्स आप उसको देते हो, 1000 रुपये से ज़्यादा कॉइन्स, तो वो लेने से मना कर सकता है। और 1000 या 1000 से कम है तो वो लेने से मना नहीं करता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें गवर्नमेंट और बैंक का जो बॉन्डिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। सुपरविजन कैसे करता है सुपरवाइजर के तौर पर बैंक, ठीक है। और फॉरेन मतलब कि एक RBI का रोल विदेशों में चाहते फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस शीट, ठीक है, ये चीज़ें कैसे मेंटेन किया जाता है, और इसके अंदर सारी चीज़ें बताएंगे क्या चीज़ होती है क्या नहीं। डेवलपमेंट रेगुलेशन क्या होता है, मतलब डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए RBI की गाइडलाइंस क्या रहती है, वो कैसे अपना प्रमोशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें, इशू को, गाइडलाइंस को, रेगुलेशन को, इकोनॉमिक्स को, इस चीज़ की सारी स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है।